Hello everyone, I'm back with another video. As our exams are approaching, it's important to go through some important questions. So today I'm taking up the subject Operation Research. Previously in the year 2024, 25 to 30 marks के theory questions पूछे गए थे. So in this video, we'll take the theory questions from the year 2024. So let's see. The first question is, write a note on the following, PERT and CPM, and the B part of this question is resource allocation and resource leveling in PERT and CPM. So let's see PERT and CPM होता क्या है. PERT आपका प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है. CPM आपका क्रिटिकल पाथ मेथड होता है. दोनों ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं फॉर प्लानिंग, स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. सो PERT आपका डेवलप किया गया था बाय US नेवी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये टाइम एस्टिमेशन अंडर अनसर्टेनिटी पे फोकस करता है. यूजुअली 3 टाइम एस्टिमेट करता है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक फॉर ईच एक्टिविटी. ये सूटेबल किस लिए होता है, किन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जहाँ पे टाइम आपका अनसर्टेन हो एंड एक्टिविटी ड्यूरेशन आर वेरिएबल. CPM आपका डेवलप किया था बाय DU पॉन्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स. इसका फोकस होता है कॉस्ट एंड टाइम ट्रेड ऑफ्स पे. यूजेस डिटरमिनिस्टिक टाइम एस्टिमेशन, वन फिक्स ड्यूरेशन पर एक्टिविटी. सुटेबल होता है फॉर द प्रोजेक्ट विद प्रिडिक्टेबल एंड रिपीटेटिव टास्क. कॉमन फीचर्स दोनों में क्या होता है कि दोनों ही नेटवर्क डायग्राम्स का यूज करते हैं. दोनों हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, द सीक्वेंस ऑफ द टास्क दैट डिटरमाइंस द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड एड इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. की डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों में कि टाइम एस्टिमेट आपका पता है PERT आपका 3 टाइम एस्टिमेट करता है एंड CPM यूजेस 1. एप्लीकेशन PERT यूज्ड फॉर अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स और CPM आपका रूटीन या प्रेडिक्टेबल टास्क के लिए यूज किया जाता है. फोकस PERT का फोकस होता है ऑन टाइम एंड CPM कंसिडर्ड द टाइम कॉस्ट एंड ट्रेड ऑफ्स पे फोकस होता है. Second part of this question is resource allocation and resource leveling in PERT and CPM. तो सबसे पहले resource allocation होता क्या है, तो ये प्रोसेस होता है of assigning the available resources जैसे कि मैन पावर, मशीन या मटेरियल टू डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट. इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है रिसोर्स एलोकेशन का, ताकि आपका मतलब विदाउट एनी डिले हमारा टास्क टाइम पे कंप्लीट हो, कोई भी शॉर्टेज या कॉन्फ्लिक्ट ना हो रिसोर्सेज को लेके. इन PERT एंड CPM में क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी ड्यूरेशन, सीक्वेंस एंड रिसोर्स आर असाइन टू ईच टास्क. जब हम अपने एक्टिविटी सीक्वेंस और सब कुछ आइडेंटिफाई कर देते हैं तो फिर हम रिसोर्स को असाइन करते फॉर ईच टास्क. So priority is often given to critical path activities as delays in these directly affect the project completion. जो आपकी critical या important task होते हैं सबसे पहले उनको prioritize किया जाता है. अब आते हैं resource leveling क्या होता है. ये एक टेक्निक है जिससे हम reschedule करते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को टू अवॉइड ओवर एलोकेशन और आइडलिंग. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें कि हम बैलेंस करते हैं रिसोर्स डिमांड को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. हम अवॉइड करते हैं रिसोर्स की कोई भी ओवरलोडिंग या अंडर यूटिलाइजेशन या फिर कोई भी फ्री टाइम, आइडल टाइम. मेथड्स हम शिफ्ट एक्टिविटीज विद इन द फ्लोट या स्लैक अवेलेबल टाइम बफर में हम शिफ्ट कर सकते हैं. डिले नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज टू फ्री अप रिसोर्सेज फॉर क्रिटिकल टास्क. इन प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो एंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स. अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है तो रिसोर्स लेवलिंग की वजह से हम उसका ऑप्टिमम यूज करते हैं. may result in extended project duration if resource availability is a constraint. एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर सपोज करो 2 एक्टिविटीज है A एंड B जिनको एक ही मशीन चाहिए होगा, तो ये अगर हम एक ही टाइम पे दोनों को स्केड्यूल कर देंगे उस मशीन को दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है. बट बाय रिसोर्स लेवलिंग हम ऐसे स्केड्यूल कर सकते हैं कि एक्टिविटी B A के फिनिश होने के बाद उस मशीन को यूज़ करें. तो बेनिफिट्स क्या होते हैं रिसोर्स एलोकेशन एंड लेवलिंग का, कि सबसे पहले कि आपकी प्रोजेक्ट डिलेज को प्रिवेंट करता है ये ड्यू टू रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी. ऑप्टिमाइज करता है कॉस्ट बाय अवॉइडिंग आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, और एनहेंस करता है प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड स्केड्यूलिंग एक्यूरेसी. सेकेंड क्वेश्चन इज द 2-person या जीरो सम गेम इज अनरियलिस्टिक. Elucidate the statement bringing out the limitation of game theory if any. So game theory के अंदर है ये the 2-person and zero sum game. ये अनरियलिस्टिक ये स्टेटमेंट पास किया. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन और लिमिटेशंस बतानी इफ एनी फॉर द गेम थ्योरी. सो गेम थ्योरी होता क्या है, एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है फॉर एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस अमंग रेशनल डिसीजन मेकर्स. सो वन ऑफ द फंडामेंटल मॉडल्स है गेम थ्योरी का इज 2-person एंड जीरो सम गेम वेयर वन प्लेयर्स गेन इज एक्जैक्टली इक्वल टू अदर्स लॉस. 2-person मतलब 2 persons के बीच में होगा, एंड जीरो सम गेम इज कि दोनों का जो सम है ना वो जीरो होगा. मतलब जितना मैंने जीता है उतना ही दूसरे पर्सन ने
हारा है, a kind of thing. However, while mathematically elegant, this model is often considered unrealistic in real world scenarios. तो हम देखते हैं ऐसा क्यों अनरियलिस्टिक क्यों कंसिडर करते हैं. सबसे पहले 2% जीरो सम गेम होता क्या है. इसमें एज अ नेम सजेस्ट दो पार्टीज या प्लेयर्स ही इन्वॉल्व होते हैं. जीरो सम का वही मतलब है कि टोटल पे ऑफ फॉर बोथ द प्लेयर्स कंबाइंड इज ऑलवेज जीरो. जैसे प्लेयर्स ए गेन इज इक्वल्स टू माइनस प्लेयर बेस गेन. It assumes complete conflict. One benefit is entirely at the expense of the other. अब ये समझ में आ गया 2% जीरो सम गेम होता क्या है. अब इसको why it is considered as unrealistic. तो सबसे पहले win loss is not always the norm. क्योंकि अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो मोस्ट इंटरेक्शन आर नॉट प्योरली कॉम्पिटिटिव. दे ऑफन इन्वॉल्व कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइजेस. काफ़ी सिचुएशन में मैनी सिचुएशंस आर नॉन जीरो सम गेम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही प्लेयर्स को विन विन सिचुएशन हो या फिर दोनों ही प्लेयर सफर कर रहे लूज का सिचुएशन हो. दैट इज ट्रेड नेगोशिएशंस या जॉइंट वेंचर्स के टाइम पे. एग्जाम्पल्स इसका सिंप्लीफिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन डिसीजन काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय इमोशंस, इरेशनलिटीज, सोशल वैल्यूज एंड इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बेसिक ऑफ जीरो सम फ्रेमवर्क. लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर है क्योंकि टू प्लेयर गेम में आपके दो ही प्लेयर्स है. बट अगर रियल लाइफ सिनेरियोज देखा जाए तो काफ़ी मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं. मोस्ट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल सिनेरियोज इन्वॉल्व मल्टीपल प्लेयर्स, मोर देन टू, making 2-person game overly simplistic. Assumptions of rationality. Game theory assume करता है कि fully rational players होंगे who always make decisions to maximize utility, जबकि reality में decisions may be driven by bias या misinformation या ethical concern. Fixed payoff structure होता है. Zero sum games assume करता है कि static payoffs है, ignoring the fact that payoffs can change due to external factors, negotiations or evolving preferences. तो ये 5 पॉइंट्स थे कि वाई दिस 2% जीरो सम गेम इज कंसिडर्ड अनरियलिस्टिक. सबसे पहला है आपका विन लूज इज नॉट ऑलवेज द नॉर्म. सेकेंड है सिंप्लीफिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर, अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी एंड फिक्स्ड पे ऑफ स्ट्रक्चर. अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं गेम थ्योरी के. इन जनरल क्या लिमिटेशंस है. तो सबसे पहले गेम थ्योरी में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है हमें. For models to work, player must have a complete knowledge of payoff and strategies, which is rarely that case in practice. Difficult to model real life uncertainty. Complex real world dynamics like changing environment, multiple equilibria or unexpected disruptions are hard to incorporate. Not always prescriptive. Game theory tells us what rational players should do, but not necessarily what they will do. Overemphasis on equilibrium. Many game theoretic solution focus on Nash equilibrium, which may exist only under certain strict conditions and may not be stable in real world applications. So these were the 4 limitations of game theory in journey. Moving to the next question, that is, how do we identify degeneracy in transportation solution and what difficulty does it lead to solving for optimal solution? How do we overcome it? So दिस वन टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, क्योंकि जितने भी मैंने अभी PYQs देखे हैं तो उसमें डिजेनरेसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए. सो होता क्या है ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम में डिजेनरेसी कब अकर होता है. व्हेन द नंबर ऑफ एलोकेटेड ऑक्यूपाइड सेल इन द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज लेस देन m+n-1, जहाँ पे m आपका रोज होता है, नंबर ऑफ सप्लाई सोर्सेज, n होता है नंबर ऑफ डिमांड डेस्टिनेशन कॉलम्स. व्हाई डज इट अकर? It may arise due to tie breaking in allocation or because of equal supply and demand values being exhausted simultaneously. Also, in stepping stone or Modi method, degeneracy can appear temporary if allocation are not done carefully. अब इसकी वजह से क्या डिफिकल्टी फेस करनी होती है कि डिजेनरेसी कॉज द सोल्यूशन टू बी इंटरमीडिएट विच लीड्स टू इनएबिलिटी टू कंप्यूट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेक्टली इन मोदी मेथड, और इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट लूप्स बनता है इन स्टेपिंग स्टोन मेथड ड्यू टू मिसिंग बेसिक वेरिएबल्स. इट प्रिवेंट्स मूवमेंट टुवर्ड ऑप्टिमैलिटी एज द सोल्यूशन स्पेस इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड. अब इसको ओवरकम कैसे करते हैं? एक डमी एलोकेशन करते हैं हम, एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. जैसे कि एक क्विक एग्जांपल देख सकते हैं कि इफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज 3 सप्लाई सोर्सेज दैट इज m इक्वल्स टू 3 एंड 4 डिमांड पॉइंट्स दैट इज n इक्वल्स टू 4, तो बेसिक फीजिबल सोल्यूशन मस्ट हैव m+n-1 इज इक्वल्स टू 6 एलोकेशंस होने चाहिए. और अगर इफ ओनली 5 सेल्स हैव एलोकेशंस आफ्टर अप्लाइंग द इनिशियल मेथड लाइक वॉगल्स या नॉर्थ वेस्ट के बाद हमने सिर्फ 5 सेल्स को एलोकेट कर पाए हैं, तो द सॉल्यूशन इज डिजेनरेट एंड वी मस्ट ऐड 1 डमी एलोकेशंस हियर. So this was all about this question.
Moving to the next question, that we have to define operation research and explain the methodology of operation research in managerial decision making process. So operation research होता क्या है? एक systematic, scientific and mathematical approach है to decision making aimed at determining the most effective or optimal solution to a problem involving complex systems, limited resources and competing objectives. अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखा जाए तो कि ऑपरेशन रिसर्च आपकी एक एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड्स, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स की टू डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू फाइंड ऑप्टिमल और नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज. इसको हम मैनेजमेंट साइंस या डिसीजन साइंस भी बोलते हैं. So the methodology of research operation in managerial decision making. तो OR की methodology follows a structure and iterative process often consisting of the following steps. इसके आगे 6-7 steps है. We'll go through it one by one. Let's see the first step. सबसे पहले हर चीज़ का जो पहला स्टेप होता है, पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और अंडरस्टैंड करो. सो क्लियरली डिफाइन द रियल प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टेंट. आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल एंड गोल, जैसे कि मिनिमाइज कॉस्ट या मैक्सिमाइज प्रॉफिट आपका क्या डिसीजन वेरिएबल है. इन्वॉल्व्स क्लोज इंटरेक्शन विद मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम थोरोली. जैसे कि इसका एग्जाम्पल, इस पॉइंट का एग्जाम्पल है कि कंपनी वॉन्ट्स टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अमंग इट्स वेयर हाउसेज एंड आउटलेट्स. सेकेंड आपका स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल. जैसे कि अगर लीनियर एग्जांपल ले लो, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टू मिनिमाइज टोटल शिपिंग कॉस्ट. ठीक है. थर्ड आपका होता है स्टेप मॉडल सोल्यूशन. इसके एग्जांपल है कि अप्लाई सुटेबल OR टेक्निक्स और एल्गोरिदम्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग या simulation, queuing theory, transportation model to solve the models. Use softwares like Excel solver, Lindo or Python for computation. तो use the simplest method to find the minimum cost route. हमने इसमें model solution एक choose किया. Then validation and testing of the model. Check whether the model accurately represent the real life problem. Perform sensitive analysis to examine how change in parameters affect outlets. Validation ensures that the model is both logically sound and practically relevant. जैसे कि what if the shipping cost increase by 10%? Does the solution still hold? फिफ्थ स्टेप देखा जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन. इसको ट्रांसलेट करो एक एक्शनेबल डिसीजन में जो हमारा मैथमेटिकल सोल्यूशन निकला है. देन कोलैबोरेट विद डिसीजन मेकर्स टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज, जैसे कि इम्प्लीमेंट द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल बेस्ड ऑन द ऑप्टिमाइज्ड शिपिंग प्लान. देन आपका सिक्स्थ स्टेप आता है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक. सो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, मॉनिटर करना होगा द आउटकम्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेड सोल्यूशन एंड अपडेट और रिवाइज द मॉडल एज नेसेसरी बेस्ड ऑन न्यू डेटा और चेंजिंग कंडीशन. जैसे कि रेगुलरली रिव्यू करो शिपिंग डेटा को टू एडजस्ट द रूट्स एज फ्यूल प्राइसेस और डिमांड पैटर्न चेंज. अब आता है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था रोल ऑफ OR इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. सबसे पहला होता है कि इट सपोर्ट डेटा ड्रिवन डिसीजंस रेदर देन इंट्यूशन बेस्ड वन. क्योंकि OR हमें एक मैथमेटिकल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो डेटा ड्रिवन डिसीजन को सपोर्ट करते हैं रेदर देन इंट्यूशन बेस्ड वन. और ऑप्टिमाइज ये इफेक्टिवली यूज करता है रिसोर्स एलोकेशन का, प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्केड्यूलिंग एक्सेट्रा. हेल्प इन एनालाइजिंग ट्रेड ऑफ, फॉरकास्टिंग द आउटकम एंड रिस्क एनालिसिस. Enhance efficiency, profitability and competitiveness of the organization. So this was all about this question. OR क्या है वो बताया हमने. मैथडोलॉजी में आपके 6-7 स्टेप्स हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और समझो. सेकेंड स्टेप है आपका मैथमेटिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट करो, फिर एक मॉडल सोल्यूशन बनाओ, देन इम्प्लीमेंट करो सोल्यूशन का, इम्प्लीमेंट करो सोल्यूशन को, देन मॉनिटर एंड फीडबैक. ये आपके 6 स्टेप्स थे. और रोल OR का क्या है मैनेजरियल डिसीजन में वो बता दिया कि डेटा ड्रिवन होता है, रिसोर्स एलोकेशन, प्रोडक्ट प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्केड्यूलिंग में हेल्प करता है, एनालाइजिंग ट्रेड ऑफ एंड फॉरकास्टिंग आउटकम एंड रिस्क एनालिसिस, एनहेंस एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस. द fifth question के अगेन 2 parts है. The first part is explain degeneracy in context of solving an LPP using a simplex method. LPP आपका लीनियर प्रोग्रामिंग सिम्प्लेक्स मेथड के कॉन्टेक्स्ट में. तो यहाँ पे डिजेनेसी क्या होता है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिम्प्लेक्स मेथड डिजेनेसी अकर्स व्हेन वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल इन द बेसिक feasible solution take value 0. In other words, a solution of degenerate if the number of non-zero basic variable is less than the number of constant in the system. टिपिकली कभी अराइज होता है 2 पॉइंट से कि व्हेन बेसिक वेरिएबल इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 0 ड्यू टू टाई ब्रेकिंग ड्यूरिंग द पाइवोट ऑपरेशन एंड द इंटरेक्शन पॉइंट या फिर जो कॉमन पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन लाइज on more than 2 constant, that is more than m constant intersect at a point in m dimensional space. अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो सपोज यू हैव 3 constant and 5 वेरिएबल. नॉर्मली अगर BFS
BFS का solution देखा जाए तो will have 3 basic variable and 2 non-basic set to 0. In a degenerate case, one of the 3 basic variable has a value of 0, meaning only 2 basic variable are actually contributing to the solution. अब इस problem को कैसे what problem does degeneracy cause? इसकी वजह से क्या problem होता है? Cycling. The simplex method may revisit the same basic feasible solution repeatedly without making progress towards the optimal solution. Like infinite loop होगा, rare but possible in theory. Like slow convergence होगा. Degeneracy may cause algorithm to make zero improvement in the objective function in some इटरेशंस thus slowing down the process. अब दो चीज़ें होते हैं कि आप एक लूप में इनफाइनाइट लूप सा फंसा रहेगा या फिर स्लो कन्वर्जेशन या जीरो इम्प्रूवमेंट होगा आपका. ये प्रॉब्लम है डिजेनेरेसी की वजह से. अब हाउ टू ओवरकम दिस? तो पहला आपको होता है एंटी साइक्लिंग रूल. इफ मल्टीपल वेरिएबल टाई फॉर एंटरिंग एंड और लीविंग द बेसिस, ऑलवेज चूज द वन विद लोएस्ट सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स. दिस रूल प्रिवेंट्स साइक्लिंग एंड गारंटीज कन्वर्जेंस. तो जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम था साइक्लिंग, उसको ओवरकम करने के लिए ब्लेंड्स रूल या फिर एंटी साइक्लिंग रूल होता है, जिसमें हमें हमेशा लोएस्ट इंडेक्स को या सबस्क्रिप्ट को चूज करना होता है. एंड पर्टर्बेशन टेक्निक के हिसाब से स्लाइटली पर्टर्बेट मतलब एडजस्ट करो द राइट हैंड साइड वैल्यू टू अवॉइड जीरो बेसिक वैल्यूज एंड ब्रेक द टाइज आर्टिफिशियली. लेक्सिकोग्राफी मेथड में होता है ordering to break ties simultaneously, ensure the next BFS is strictly better or lexically greater, avoiding repeats. So these are the process through which we can overcome degeneracy. The second part of this question is, what do you understand by infeasibility and unboundness in LPP? Demonstrate each of them graphically in case of a maximization type of LPP and bring out a major point of difference between the two. So infeasibility and unboundness linear programming में होता क्या है? In linear programming, the two important special cases that may occur are infeasibility and unboundness. Both indicate that no optimal solution can be found, but for different reasons. पहला आपका infeasibility होता है, definition क्या है इसकी? An LPP is said to be infeasible when no common solution exists that satisfy all constants simultaneously. So in other words, the feasible reason आपकी empty है. Reason क्या हो सकता है? The constant contradict each other, meaning no point satisfy all of them at once. ग्राफिकल इलस्ट्रेशन अगर इसका देखा जाए तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, तो लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग एलपीपी. मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर और इक्वल देन 2, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल देन 2, एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल देन 5. तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आएगा. तो कॉन्स्टेंट 1 रिप्रेजेंट द रीजन बिलो द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, and constant 2 represent the region above the line x plus y is equals to 5, and no point lies in both the regions simultaneously, that is no feasible reason. Unboundness क्या होता है? LPP is said to be unbounded when the objective function can increase indefinitely in the maximization problem without violating any constant. In other words, the feasible reason is open-ended in the direction of optimization. इसका reason क्या हो सकता है कि insufficient constant to bound the feasible reason in the direction of improvement. ग्राफिकल इलस्ट्रेशन इसका भी है, z इक्वल्स टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड x एंड y ग्रेटर और इक्वल देन 0. ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो फिजिबल रीजन लाइज इन द फर्स्ट quadrant and to right of the line, that is x minus y is equals to 1, and there is no upper boundary for x plus y, so z increases infinitely, and hence no finite optimal solution. The problem is unbounded. So in the last part of this question, we have to write the difference between infeasibility and unboundness. So infeasibility occurs when no common solution satisfy all the constant, and the feasible reason does not exist at all in feasibility, and it occurs due to contradictory constant. So no solution to the LPP is possible in infeasibility case, and in unboundness case happens when the feasible reason exists but is open or extend infinitely in some direction. The objective function can increase or decrease without the limit, and this occurs due to missing or to lose constant, that is no constant to limit the growth of variables, and as a result no maximum or minimum value can be determined because it's keep increasing. So that's all for this video. In the next video we'll be covering theory questions from the year 2023. All the very best. Bye bye.